नमस्कार। आज हम सभी यहाँ वर्चुअल मीटिंग के दौरान विद्यालय विकास योजना के प्रशिक्षण हेतु सम्मिलित हुए हैं। आज का जो हमारा विषय है विद्यालय विकास योजना, किस प्रकार बनाई जाए और विद्यालय में इन योजना को बनाते समय किन-किन लक्ष्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए? कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें इन लक्ष्यों को चयन करके और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास किए जाने हैं? इनके लिए आज हम इस मीटिंग में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो विद्यालय के बारे में हम चर्चा करें कि विद्यालय क्या है? विद्यालय एक लघु समाज या समुदाय है जिसकी स्थापना विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है। जॉन डीवी ने कहा कि विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं, व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। अतः विद्यालय समाज का वह केंद्र बिंदु है जहां भावी पीढ़ी में कौशल विकसित किया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय भावी पीढ़ी को निर्मित करने का एक ऐसा स्थान है जहां वह समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक सिद्ध हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें। योजना का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए, उससे पहले हम ये जानकारी ले लें कि योजना का जो निर्माण है, उसकी सिफ़ारिश किस आयोग ने की थी। तो आपके सामने यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले विद्यालय विकास योजना के लिए कोठारी आयोग ने सर्वप्रथम इसकी सिफ़ारिश की थी और उसमें ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि प्रत्येक विद्यालय को अपने जितने भी शैक्षिक हैं, सह-शैक्षिक हैं, इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक वार्षिक योजना का निर्माण करना आवश्यक है और उन्होंने अपने इस कोठारी आयोग में इसकी सिफ़ारिश की थी। और उसके बाद शिक्षा विभाग में 1972 से 1973 में प्रत्येक विद्यालय हेतु यह ऐसी जो विद्यालय विकास की जो योजना है, इसको बनाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसमें भी इस बात को सम्मिलित किया गया कि हमें किस प्रकार की विकास योजना बनानी है और उसको पहल करने के लिए आरएससीईआरटी, जो कि पहले एसआईईआरटी था, उन्होंने इसकी पहल की थी। इस प्रकार सूक्ष्म और विकेंद्रित योजना, जिसे हम कह सकते हैं कि माइक्रो एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लान, इसके आधार पर जब ये योजनाएं बनना प्रारंभ हुई, तो प्रत्येक विद्यालय में एक बेहतर योजना बनने से उसका विकास और अधिक प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। तो ये हम कह सकते हैं कि जो विद्यालय विकास की योजनाएं हैं, इसके माध्यम से एक विद्यालय का जो विकास है, वो बहुत अच्छी प्रकार से हो सकता है। इसके बाद विद्यालय विकास योजना के लिए एक जो नया प्रावधान आया, वो आया आरटीआई का जो एक्ट आया, उस आरटीआई एक्ट में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के जो धारा संख्या 21 है, उसकी उपधारा 1 में ये स्पष्ट प्रावधान किया गया कि एक एसएमसी के माध्यम से विद्यालय में ऐसी विद्यालय विकास योजना बनाना अनिवार्य है, जो कि पूरे वर्ष के लिए होगी और उसके पश्चात वह 3 वर्ष के लिए भी बनाई जाएगी। तो ये एक पूरा विकास का एक क्रम चल रहा है विद्यालय विकास के लिए। इसके बाद में यहाँ पर उन्होंने एक और स्पष्ट निर्देश दिया कि इसमें इस योजना को उसके एसएमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित करके ही यह संयोजक के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद ही यह मान्य होगी। विद्यालय विकास के संबंध में माननीय निदेशक महोदय, राजस्थान शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं, इन्होंने भी समय-समय पर अपने आदेश जारी करके इसके निर्माण के बारे में अवगत कराया है। प्रत्येक विद्यालय को, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मिडल हो
सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, सभी के लिए विद्यालय विकास योजना बनाना अनिवार्य है। और इसके आदेश के तहत उन्होंने कि विद्यालय में जो पीटीए है, अध्यापक अभिभावक परिषद है, एसडीएमसी है और एसएमसी है, इन तीनों को मिला करके एक विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना है। यहाँ उन्होंने और अवगत कराया कि एक संस्था प्रधान का ये दायित्व है कि वह इन तीनों संस्थाओं, जिसमें एसटीए, जिसमें एसडीएमसी, एसएमसी और पीटीए, इन तीनों के जो संस्थाएं हैं, इसके द्वारा एक संस्था प्रधान इन तीनों के सहयोग से एक विद्यालय विकास योजना का निर्माण करे और उसमें जन समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित करे। यहाँ एक और स्पष्ट आदेश में उल्लेखित है कि इसकी एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी के शैक्षिक प्रकोष्ठ में जमा करानी है, एक प्रति विद्यालय में रखनी है और एक विद्यालय के जो नोटिस बोर्ड है उस पर चस्पा की जानी चाहिए। यहाँ पर उसकी जो प्रगति है वो त्रैमासिक रूप से एक संस्था प्रधान को करनी है कि हमने जो भी शैक्षिक लक्ष्य बनाए हैं वह कितने सार्थक हुए, कहाँ-कहाँ तक उनकी पूर्ति हुई, कहाँ हमारा क्षेत्र रह गया है और यदि हमने अचीव कर लिया है 100% तो वो भी उसके अंदर उल्लेखित करना है। विद्यालय विकास की जो लक्ष्य हैं, उसे हम मुख्यतया 3 भागों में बाँट करके हमें बताने होते हैं। सबसे पहला है शैक्षिक लक्ष्य, दूसरा है सह-शैक्षिक लक्ष्य और तीसरा है भौतिक लक्ष्य। आज हम यहाँ पे एक विद्यालय विकास योजना में कौन-कौन से जो लक्ष्य हैं, उसमें सबसे जो प्रथम लक्ष्य है शैक्षिक लक्ष्य, उसका चयन कैसे करें, उसकी पूर्ति कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक संस्था प्रधान के पास इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और कौन-कौन सी ऐसी तैयारी संस्था प्रधान करके रखे ताकि ऐसे योजना आसानी से बन सके और उनका क्रियान्वयन भी समय पर पूर्ण हो। सैद्धांतिक रूप से तो जो विद्यालय विकास की योजना है, ये सभी विद्यालयों में समान रहती है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो ये सभी विद्यालयों में अलग-अलग होती है, क्योंकि सभी विद्यालयों में संसाधन एक जैसे नहीं होते हैं। कहीं पर इसकी कमी है, कहीं पर ये पूर्ण है, तो वो अलग और अपने लक्ष्यों का चयन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ विद्यालय में विभिन्नता के कारण प्रत्येक विद्यालय की योजना अलग-अलग हो सकती है। तो यहाँ पर जो संस्था प्रधान के लिए निर्देश है कि वे जन समुदाय का उपयोग लेकर भी ऐसी विद्यालय विकास की योजना को क्रियान्वित करें। नेक्स्ट है कि एक संस्था प्रधान को कौन-कौन सी जानकारियाँ पूर्व में ही एकत्र कर लेनी चाहिए। सबसे पहले संस्था प्रधान क्षेत्रवार ऐसी समस्याओं की सूची बनाए जिसमें सह-शैक्षिक, शैक्षिक, भौतिक, विभागीय कार्यक्रम या अन्य क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित वह लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में ऐसी सूची अवश्य बनाए। ये सभी समस्याएँ क्षेत्रवार अलग-अलग हो सकती हैं, प्रतिवर्ष इनके उन्नयन के बिंदु अलग हो सकते हैं और परिवर्तित हो सकते हैं। अब बात आती है कि प्राथमिकता का निर्धारण कैसे करें? तो हमारा जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वह होता है कि बोर्ड की परीक्षाओं का जो परीक्षा परिणाम है वह गुणात्मक रूप से उन्नति करे। तो हमें मुख्य रूप से ऐसे ही लक्ष्यों का चयन करना चाहिए जो कि विद्यालय के ऐसे परीक्षा परिणामों का उन्नयन करते हों। तो पहला जो प्राथमिक उद्देश्य है वो परीक्षा के परिणाम से संबंधित होना चाहिए। अब यहाँ पर हम ऐसे परिणामों को उन्नत करने के लिए कौन-कौन से शैक्षिक लक्ष्य चुनें, उसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्राथमिकता चयन के पश्चात प्रत्येक प्राथमिकता हेतु लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। जैसे हमने कोई भी लक्ष्य का चयन किया कि बोर्ड परीक्षा का उन्नयन, तो इसके लिए ये हमने उसकी प्राथमिकता का निर्धारण कर लिया। अब इस लक्ष्य के 2 पक्ष होंगे।
सबसे पहला पक्ष क्या होगा? कार्यपूर्ति पक्ष और दूसरा जो होगा वो होगा समय सीमा पक्ष। अर्थात कि हम कार्य कब तक पूरा करेंगे वो समय सीमा है, कार्य पूर्ति कैसे करेंगे ये पहले पक्ष में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक संस्था प्रधान को सर्वप्रथम कार्यपूर्ति पक्ष की विभागीय एवं मानक अपेक्षाएँ ज्ञात रहनी चाहिए कि हमारी अपेक्षाएँ क्या, विभाग की क्या अपेक्षा है, उसके बाद ही वह ऐसे शैक्षिक लक्ष्यों का चयन करे। ये जो मानक अपेक्षाएँ हैं, हम आवश्यकता के रूप में भी इसे समझ सकते हैं कि हमारे विद्यालय की आवश्यकता क्या है, उसे ये मानक अपेक्षा के रूप में एक लिखित रूप प्रदान कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि विद्यालय में हमारे कौन-कौन से संसाधन हैं और हमें उन्हीं संसाधनों का पूर्ण उपयोग लेते हुए ऐसे विद्यालय की विकास योजना बनानी चाहिए। यहाँ पर आवश्यकताओं को भी हम इस विद्यालय विकास योजना में ले सकते हैं कि जब हम ऐसे किसी चीज़ की आवश्यकता है, उसका भी लक्ष्य लेकर के कि हम पूरे वर्ष में इन आवश्यकताओं को लेकर के उनके पूर्ण करने हेतु ये शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त कर पाएँगे। यहाँ हमें लक्ष्य का निर्धारण इस प्रकार करना है कि वह लक्ष्य जो हो वास्तविकता के धरातल पर हो, अन्यथा हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर निराशा हो सकती है। इसलिए वास्तविक लक्ष्यों को ही हमें चुनना चाहिए। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि जो भी हम लक्ष्य चुन रहे हैं, उस लक्ष्य के उन्नयन के लिए जो भी हम प्रभारी चुन रहे हैं, वह भी ऐसे होने चाहिए जो इसके लिए पूर्ण समर्पित हों। उनमें इस चीज़ की रुचि भी हो, वे उसके योग्य भी हों, इसके अनुसार हमें उन प्रभारियों को चुनना चाहिए। ये भी एक संस्था प्रधान का दायित्व है। अब हमारा जो अगला बिंदु है कि विद्यालय योजना निर्माण करते समय कौन-कौन से बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें विद्यालय योजना की हमारे विद्यालय में कौन-कौन सी क्षमताएँ हैं, संसाधन हैं, उसका ध्यान रखते हुए विद्यालय योजना बनानी है। योजना निर्माण हेतु हमारे अध्यापकों के द्वारा, जन सहयोग के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा हम क्या सहयोग ले सकते हैं, इन बातों का हमें पूर्ण ध्यान होना चाहिए। निम्न क्षेत्रों को आवश्यक रूप से शामिल करें, जैसा कि शैक्षिक है, सह-शैक्षिक है, भौतिक वातावरण है, विभागीय कार्यक्रम है। इसके पश्चात प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए उन्नयन बिंदु के पश्चात उसके उपलब्ध संसाधनों और उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण करते हुए ऐसे लक्ष्यों को हम बनाएँ। यहाँ पर एक बिंदु और है कि संस्था प्रधान मासिक और त्रैमासिक रूप से इन सभी का मूल्यांकन करें और उसके पश्चात उनके लिए संबलन प्रदान करें। यदि वे लक्ष्य पूर्ण नहीं हुए हैं, तो उन कारणों पर चर्चा करते हुए उसके बारे में सभी प्रभारियों को निर्देश प्रदान करते हुए अपनी मॉनिटरिंग में वो कार्य पूर्ण कराएँ। अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करना, ये भी इसमें मुख्य बिंदु है। प्रत्येक उन्नयन बिंदु का प्रगति सूचक ग्राफ बनाना। तो ये हमें ध्यान योग्य रखने वाली जो बातें हैं उसकी। अब हम चर्चा करने वाले हैं कि विद्यालय योजना का जो प्रारूप है, वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाना चाहूँगा, जो कि हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है और इस फॉर्मेट के अनुसार हमें पूरे विद्यालय की योजना को किस प्रकार से समेकित करना है, संकलन करना है, वो इस फॉर्मेट के द्वारा आप देख सकते हैं। आपके सामने विद्यालय विकास योजना का एक प्रारूप सामने प्रदर्शित हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक विद्यालय के जो सबसे मुख्य पृष्ठ पर क्या-क्या हमें प्रदर्शित करना है। सबसे पहले तो उस विद्यालय का नाम, विद्यालय कहाँ स्थित है, उसका अक्षांश, उसका देशांतर, ये आपको आजकल जो एक बीएलओज़ जो हैं उनके पास ये ऐप होते हैं, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि उस विद्यालय का अक्षांश और देशांतर क्या है। पंचायत पंचायत समिति कौन से में है, विधानसभा क्षेत्र कौन-सा है, लोकसभा क्षेत्र, ब्लॉक, जिला, आवागमन के साधन, मुख्य जो ब्लॉक मुख्यालय है उससे उस विद्यालय की दूरी कितनी है, जिला मुख्यालय से कितनी दूरी है, विद्यालय का जो लैंडलाइन नंबर है या मोबाइल नंबर है, पिन कोड है, डाइस कोड है, ये सभी आप इसके माध्यम से पहले जो सबसे पहला जो मुख्य पृष्ठ है उस पर इन सभी चीज़ों को अंकित करना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य पृष्ठ पर विद्यालय की फोटो, उसके पश्चात कुछ और सूचनाएं मांगी गई है, जैसे विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास, विद्यालय की स्थापना कब हुई, यदि ये प्राथमिक विद्यालय था तो कब, उसके बाद में उच्च प्राथमिक स्तर पर कब उन्नयन हुआ, माध्यमिक में कब उन्नयन हुआ और उच्च माध्यमिक में ये कब इसका उन्नयन हुआ। ये सभी यहाँ पर क्रमोन्नति तिथियां यहाँ पर अंकित करनी है। वर्तमान के संस्था प्रधान का नाम, उनका अनुभव, प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय में, माध्यमिक में जितने वर्षों का अनुभव है वो यहाँ पर लिखना है। इसके पश्चात आएगा कि विद्यालय की जो नामांकन है, कक्षावार नामांकन भरना है। बॉयज गर्ल्स प्रत्येक कक्षा वर्ग से है, जैसे कि यहाँ पर 8 तक कक्षाएं हैं, प्रत्येक में बॉयज गर्ल्स इस तरह से ये पूरा वर्णन यहाँ पर करना है। विद्यालय में वर्गवार कितने कौन-कौन से छात्र उपस्थित हैं, उनकी यहाँ पर ब्यौरा देना है। एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, अल्पसंख्यक है, इन सभी छात्रों की यहाँ पर संख्यावार उपस्थिति दर्शानी है। अगला जो बिंदु है वो है शिक्षक प्रोफाइल। शिक्षक प्रोफाइल के अंदर हम देख सकते हैं कि आपके विद्यालय में कितने अध्यापक कार्यरत हैं, उनका पूरा ब्यौरा यहाँ पर आएगा कि जन्म तिथि से पद स्थापन वर्ष से लेकर के विद्यालय में कब उन्होंने अटेंड किया, उनकी एम्प्लॉय आईडी, आधार कार्ड, कौन सा विषय वो पढ़ाते हैं, ये सभी इस शिक्षक प्रोफाइल के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर है कि वे कहाँ पर रहते हैं, यदि वो मुख्यालय में रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं, यदि निवास नहीं करते हैं तो वो कितनी दूरी पर रहते हैं, क्या वो इस वास स्थान के मूल निवासी है या नहीं है, यदि आवागमन करते हैं तो कौन से साधन से आवागमन करते हैं, ये सभी। इसके अलावा यदि वे किराए के मकान में रहते हैं तो वो कहाँ रहते हैं, ये सारा ब्यौरा इस अध्यापक प्रोफाइल के अंतर्गत आपको देना पड़ेगा। इसके पश्चात आता है कि एक विद्यालय में आपके पास प्रथम श्रेणी के कितने व्याख्याता हैं, द्वितीय श्रेणी अध्यापक कितने हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक कितने हैं, भाषा के शिक्षक कितने हैं और पीटीआई जितने भी पद हैं उन सभी की यहाँ पर संख्या लिखनी है आपको। एकेडमिक पद कितने हैं और अन्य पद में मंत्रालयिक आ जाते हैं, चतुश्रेणी कर्मचारी आ जाते हैं। इन सभी का पदवार ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद में विद्यालय का जो भवन है, वह उसकी पूरी ब्यौरा आपको यहाँ पर लिखित में देना है कि यहाँ पर आपके पढ़ाई के जो कक्ष हैं, कितने कक्षों में पढ़ाई हो रही है, वो संख्या लिखनी है। कार्यालय में कितने कक्ष आपने काम में लिए हैं, पुस्तकालय में कितना है, खेल कक्ष में स्काउटिंग है, एनसीसी है, विज्ञान है, लैबोरेटरीज हैं, भूगोल का जो कक्ष है, भाषा का कक्ष है, इन सभी के बारे में आपको विवरण देना है। यदि है तो आप संख्या लिखें, यदि नहीं है तो आप उसको नील कर दें। इसके बाद में यहाँ पर स्टोर है कि नहीं है, प्याऊ बना हुआ है, शौचालय है, मूत्रालय है, छात्रावास भी है या नहीं है, इन सभी की जानकारी आपको इस विभाग में देनी पड़ेगी, इस छठे नंबर बिंदु में। यहाँ पर अगला जो है वो विद्यालय में उपस्कर एवं उपकरण संबंधी विस्तृत विवरण आपको भरना है कि विद्यालय में जो खेल कूद की सामग्री है वह पर्याप्त है या अपर्याप्त है, कौन कौन से खेल की आपके पास सामान है वो सभी यहाँ पर आपको लिखित में देना है। विज्ञान की सामग्री आपके पास कितनी है, पर्याप्त है, अपर्याप्त है। उद्योग की सामग्री, गृह विज्ञान की, भाषा प्रयोगशाला, यदि आपके पास लिंगुआ लैब है तो वहां पर इस लैब से संबंधित सामान आपके पास है, कितना है, पर्याप्त है या अपर्याप्त है, वो सभी आपको यहाँ पर देना है। चित्रकला सामग्री पर्याप्त है, अपर्याप्त है, ये सारी सूचनाएं आपको यहाँ पर फिल करनी है। इसके अलावा आपको ये बताना है कि जो भवन है वो राजकीय भवन है या किराए का है। यदि ये राजकीय भवन है तो ये पर्याप्त है या अभी इसमें कितनी गुंजाइश है, वो सभी आप इसके अंतर्गत फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आता है खेल के मैदान। कौन-कौन से खेल के मैदान आपके पास उपस्थित हैं या मैदानों की संख्या है, अवस्थिति स्तर के बारे में बताना है, प्रांगण।
फिर पुस्तकालय में आपके पास कौन-कौन सी किताबें हैं, उन किताबों की कुल संख्या यहाँ पर लिखनी गई है। उस सत्र में आपने कितनी किताबें खरीदी है, वो संख्या लिखी हुई है। इसके अलावा अनुपयोगी किताबें, अनुपयोगी अर्थात फटी हुई या पढ़ने जो योग्य नहीं है, उनकी या जो खारिज करने योग्य पुस्तकों की संख्या उस वर्ष में कितनी है, वो आप लिखेंगे। जिल्द करने योग्य पुस्तकों की संख्या कितनी है, वो लिखेंगे। फिर है पाठ्य पुस्तकों का विवरण। विवरण देना है आपको कि आपके पास कौन-कौन से पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए हैं। इस गत वर्ष तक कितनी थी, प्राप्त है, वितरण कितना हुआ, शेष कितना रहा। ये आपके जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं, उनसे संबंधित प्रश्न है। फिर है यहाँ पे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक ऐसे अगर आपके पास कोई पत्र-पत्रिकाएँ आती है तो उनका ब्यौरा आपको लाइब्रेरी के माध्यम से देना है, लाइब्रेरी से सूचना प्राप्त करके यहाँ पे फ़िल करनी है। अगला जो खंड है उसमें है परीक्षा परिणाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा में प्रविष्ट कुल कितने विद्यार्थी हुए, ए, बी, सी, डी लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है कक्षावार, अनुपस्थित कितने रहे, योग है और मान लीजिए वो जिस श्रेणी में है उस श्रेणी से उन्नयन की अगर आपकी कोई योजना है, तो वो यहाँ पर आपको उल्लेखित करनी है। फिर है इस सत्र में उपलब्ध कार्य दिवसों की संख्या। इस पूरे वर्ष में कितने कार्य दिवस होंगे, पूरे अप्रैल से लेकर के मार्च और फिर मई के जो दिन हैं, वो वहाँ पर आपको अंकित करने हैं। विद्यालय के आर्थिक संसाधन है कि आपके पास कौन-कौन से बजट हेड से पैसा आया है और आपने उसका उपयोग कहाँ किया, ये सभी आपके यहाँ पर आर्थिक संसाधन को प्रदर्शित कर रहा है यह खंड। जिसमें राजकीय अनुदान है, क्राउडेड फंड है, अक्षय पेटिका है, भामाशाह से कितना धन प्राप्त हुआ, ये सभी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब है विद्यालय के द्वारा चयनित योजना के बिंदु कौन-कौन से हैं? विद्यालय की जो विविध आवश्यकताएँ हैं, वो इस खंड में बतानी है और उसके बाद में इसके समुन्नयन के लिए कार्य। ये जो लक्ष्य हैं, इसके बाद में आपको कौन-कौन से जो लक्ष्य आपने बनाए हैं, उन सभी लक्ष्यों के बारे में यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण है, जैसे कि शैक्षिक लक्ष्य। हम इसके बाद में चर्चा करेंगे कि शैक्षिक लक्ष्य हम कौन-कौन से लें। उससे पहले आपको इस फॉर्मेट में कैसे भरना है, वो बता देता हूँ कि शैक्षिक लक्ष्य, उपलब्धि, प्रतिशत, अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त न होने के क्या कारण रहे और इस सत्र हेतु प्रस्तावित कार्य। ये है गत सत्र में आपने जो योजना बनाई है, वो किस हद तक उसको आपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, वो इसके अंतर्गत भरा जाएगा। ये है समय विभाग चक्र, शरद काल का समय विभाग चक्र है। ये एक महत्वपूर्ण और खंड है जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति का, जिसे हम एसएमसी कहते हैं, उसका पूरा विवरण भरना है। सभी जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं, उन सभी का नाम और उनका विवरण यहाँ पर देना है। यदि विद्यालय में सीसीई का प्रशिक्षण चल रहा है, एसआईक्यू के अंतर्गत उसका भी विवरण यहाँ देना है कि कौन से शिक्षक ने इसका प्रशिक्षण लिया, उसकी प्रशिक्षण का विवरण क्या है, कहाँ पर उसने प्रशिक्षण लिया, कितनी अवधि का प्रशिक्षण लिया, वो सभी यहाँ पर आपको मेंशन करना है। वैसे अभी यहाँ पे एसआईक्यूई और इससे सीसी से संबंधित प्रशिक्षण के स्थान पर एफएलएन से संबंधित जो प्रशिक्षण है, उसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि अभी सभी विद्यालयों में ऐसे प्रशिक्षण आयोजित हो रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को यहाँ पर उनकी संख्या यहाँ हमें लिखनी है। अगला जो खंड है, इसमें है दिव्यांग छात्र-छात्राओं का विवरण भरना है। अगला है आईटी का विवरण। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप इस से संबंधित विद्यालय में किस कर्मचारी ने इसका भाग लिया, इसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया। अगला है आईटी का विवरण जिसमें जो अध्यापक ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं, उनका विवरण इसमें है। यहाँ पर इस सेगमेंट में जब आप पूरा
विद्यालय योजना बना लेते हैं, तो इसमें विद्यालय के जो मूल्यांकन प्रपत्र दिया हुआ है, स्व मूल्यांकन प्रपत्र, जिसमें आपको ये बताना है कि जो 1 से लेकर के 7 तक बिंदु है, इसमें हमने देखा विद्यालय संबंधी विवरण है। इसमें विद्यालय योजना संबंधी पत्रक है, जिसके 3 भाग हैं। 8 से लेकर के 12 तक विद्यालय की जो योजनाएँ हैं, उसके मूल्यांकन से संबंधित सूचनाएँ हैं। दूसरा जो खंड है, प्रस्तावित विकास कार्यों की जो सूचना है, वो बिंदु 13 में है। प्रस्तावित कार्यों की योजना का सत्र पर्यंत मूल्यांकन बिंदु संख्या 14 से 18 तक है। तो संस्था प्रधानों को चाहिए कि ऐसा पूरा प्रपत्र तैयार करके अपने रिकॉर्ड में रखें और जब भी ऐसी किसी योजना का मूल्यांकन हो तो उसका वे संधारण करते रहें, ताकि विद्यालय की योजना का जो समग्र बिंब है वो उनके पास हमेशा के लिए रह सके और जब कभी ऐसी सूचना मांगी जाए तो आपके पास तुरंत हो और आपको भी ये ध्यान में हो कि हमने कितना प्रतिशत लक्ष्य अर्जित कर लिया है। ये है स्व मूल्यांकन का प्रपत्र। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपने योजना बनाई है, उसमें आप कितना प्रतिशत सफल हुए हैं, ये उससे संबंधित है। ये अभी हम जो चर्चा करेंगे, उसके बाद में ये भरी जानी चाहिए। मैं आपको बता दूँ इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, जैसे विद्यालय का जो अ, नाम है, जिला है, राज्य है, ये सब लेकर के ये पूर्व में हम भर चुके हैं। यहाँ पर विद्यालय की जो योजना है, वो कौन-सी योजना आपने ली है? यदि आपने दीर्घकालीन योजना ली है, 3 वर्ष के लिए ली है या वार्षिक योजना ली है, उसकी प्रगति का स्तर कितना है? उसके बारे में आपको यहाँ पर मूल्यांकन के अंदर इसको फ़िल करना है। क्या आपने विद्यालय योजना बनाने से पहले कोई भी बैठक ली है अपने अध्यापकों की? वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, हाँ या ना में। क्या बैठक का जो अभिलेख है, वो संधारित है? बैठक की सुधार क्षेत्रों और कार्यों की सर्वसम्मति से संभावित सूची बनाई गई है। योजना में सम्मिलित सुधार क्षेत्रों व कार्यों का चयन सूची से किया गया है। बैठक का अभिलेख संधारित किया गया है या नहीं। अभिभावकों के द्वारा बैठक में सुधार क्षेत्रों और कार्यों का सुझाव दिया गया है या नहीं। ये सभी आपके मूल्यांकन के बिंदु हैं। तो ये एक ऐसा प्रपत्र है जिसके बारे में एक संस्था प्रधान को पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर अभी जो हम चर्चा करने वाले हैं शैक्षिक लक्ष्य में, तो आपने जो शैक्षिक लक्ष्य लिए उसको इस सारणीवार बनाना है। कि मान लीजिए आपने एक लिख दिया नामांकन, तो यहाँ पर गत वर्ष का लक्ष्य क्या है, उपलब्धि क्या रही, इस वर्ष का लक्ष्य क्या है, उपलब्धि क्या है और विवरण क्या है। तो यहाँ पर आपने जितने भी लक्ष्य लिए नामांकन वृद्धि के लिए, वो सभी कक्षावार, इसके अलावा और भी लक्ष्य जो आपने लिए, ये तो एक पहला लक्ष्य है नामांकन वृद्धि। दूसरा अगर आपने लक्ष्य लिया है बोर्ड परीक्षा का उन्नयन, उसके लिए जो आपने प्रयास किए वो सब आएँगे। तो ये इस फॉर्मेट में फिल करना है। अगला जो है सह शैक्षिक। तीसरा है भौतिक पक्ष। विद्यालय का जो भौतिक पक्ष है, उसमें कक्षा कक्ष, उपलब्धि, शौचालय, ये सभी आपको हमारे जो अ, तीसरा जो हमारा यहाँ पे सत्र होगा, उसमें आपको भौतिक पक्ष के बारे में जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए, कौन-कौन से प्रस्तावित समुन्नयन के क्षेत्र हैं, शैक्षिक सत्र में आपने गत सत्र के लिए क्या लिया और मूल्यांकन इस सत्र के लिए कितना है, वो सभी आपको इसके अंदर मेंशन करना है। मूल्यांकन सत्र में प्रस्तावित कार्यों की क्रियान्विति का मूल्यांकन। शैक्षिक सत्र योजना में प्रस्तावित कितने कार्य लिए आपने, 100% अगर आपने कार्य कर लिया है तो उसके लिए यहाँ पर 3 अंक दिए जाएँगे। यदि आपने 50% उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तो यहाँ पर आपको 2 अंक मिलेंगे। यदि आपने 20% से अधिक सफलता है लेकिन 50% से कम है तो आपको 1 अंक यहाँ पर अंकित करना होगा। तो इस प्रकार अंत में यहाँ पर जितने भी अ, जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें यहाँ पर आपको अंक लिखने हैं। उसके अनुसार आप यहाँ देख सकते हैं कि वो विद्यालय को जो एक श्रेणी प्राप्त होगी, यदि 81 से 100% तक है तो वो ए श्रेणी का है,
बी है 61 से 80, 41 से 60 सी है और 21 से 40% तक डी है। यदि आपने इतने लक्ष्य पूर्ण कर लिए तो विद्यालय को उस जो है श्रेणी में रखा जाएगा। यदि निरीक्षण के दौरान कोई उच्च अधिकारी आया है, उन्होंने भी आपके इस विद्यालय योजना को देखा है और कोई टिप्पणी की है, तो उनके निरीक्षण का दिनांक आपको यह मेंशन करनी है और उनके द्वारा कोई जो दिए गए सुझाव हैं, उसको भी यहाँ पर मेंशन करना है। उन्होंने यदि कोई निर्देश प्रदान किया, आपने उसकी अनुपालना किस प्रकार की एक संस्था प्रदान के रूप में, वो भी यहाँ पर आपको पूरा लिखना है। फिर है विद्यालय योजना आपने बनाई है, उसमें चयनित समुन्नयन कार्यों की 100% उपलब्धि होने में यदि कोई कठिनाई है, तो उसको भी आपको यहाँ पर देखना है और यहाँ पर विभाग की दृष्टि से आपको कितनी उपलब्धि है, मानव संसाधन की दृष्टि से कितनी उपलब्धि है, भौतिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से, ये सभी आपको इसके अंतर्गत उल्लेखित करना है। योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रबोधन, मूल्यांकन, इसके संबंध में आपका स्वयं का प्रधानाध्यापक का क्या अभिमत है, वो आपको इसके अंतर्गत उल्लेख करना है। तो अभी जो हमने चर्चा की है, वो है इस फॉर्मेट के बारे में, कि ये फॉर्मेट कैसे भरा जाना चाहिए। अब जो हमारा चरण है, वो है शैक्षिक लक्ष्य किस प्रकार हम चयन करें, उन शैक्षिक लक्ष्यों को किस प्रकार हम प्राप्त करें और कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र लें, जहाँ पर हमें उन्नयन की आवश्यकता है। हम उसके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हम विद्यालय विकास की जो वार्षिक योजना बनाने जा रहे हैं, उनमें कौन-कौन से ऐसे निर्देशों का हम ध्यान रखें, कौन-कौन से लक्ष्यों का चयन करें। सबसे पहले हम जो चर्चा करने वाले शैक्षिक लक्ष्य। शैक्षिक लक्ष्य में उनका चयन करते समय पहला जो बिंदु है, हमने जो भी लक्ष्य लिया है, उस समुन्नयन का, उस लक्ष्य का नाम, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है। हमने उसके लिए यदि कोई प्रभारी व्यक्ति बनाया है या हमने कोई समिति बनाई है, तो उसका संयोजक का नाम यहाँ पर लिखना है। उस लक्ष्य से संबंधित वर्तमान स्थिति का विश्लेषण आपको यहाँ करना है। कार्य के जो लक्ष्य हैं वो बताने हैं, समय सीमा कितनी है, क्रियान्विति संबंधित सोपान क्या है और उसका मूल्यांकन किस प्रकार आप करेंगे। और अगला है प्रबोधन। यदि किसी भी व्यक्ति ने उससे संबंधित प्रबोधन दिया है, तो भी आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। यदि आपके द्वारा स्वयं के द्वारा संबलन दिया गया, तो उसको आपको मेंशन करना है। अब महत्वपूर्ण जो बात है, समुन्नयन कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति का विवरण स्पष्ट आवश्यकता के ऊपर आधारित हो, संख्यात्मक रूप से आधारित हो। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं लें जहां पर हमें संख्यात्मक रूप से नहीं पता चले, तो उस लक्ष्य का हम मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। लक्ष्यों के निर्धारण में स्पष्टता हो, वह अग्रगामी हो, वह उपलब्धि दर उसके अंदर समावेशित होनी चाहिए। ऐसे ही लक्ष्यों का हम चयन करें। जो भी क्रियान्विति के चरण हो, उसका हम क्रमबद्ध रूप से, सार्थक रूप से और आवश्यक रूप से, ऐसा भी हो कि उसमें लचीलापन हो, हम यदि उसमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहे तो वो किया जा सके। यदि कोई साधन है, वो सामग्री है, उपयुक्त है, सार्थक है और पर्याप्त है या नहीं, इसका वो स्पष्ट उल्लेख करती हो। यदि बीच में हमें मध्यावधि मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, तो भी इसके अंदर उसका स्पष्ट उल्लेख हो। अब हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम शैक्षिक लक्ष्य चुनेंगे। मान लीजिए आपके विद्यालय में कोई भी जो शैक्षिक लक्ष्य आपने चुना है, उसमें आप कौन-कौन से मुख्य बिंदुओं का समावेश करेंगे, उसके बारे में। जो पहला बिंदु है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी प्राथमिकता होती है बोर्ड परीक्षा उन्नयन। तो यहाँ पर हम केवल बोर्ड परीक्षा को नहीं लें, पूरे विद्यालय का जो शिक्षण अधिगम गुणवत्ता है, उसके उन्नयन की हम चर्चा करें। इसको हम प्रथम लक्ष्य रखें। दूसरा लक्ष्य हम रख सकते हैं कि अध्यापक दैनिक डायरी का संधारण करना। तीसरा लक्ष्य हम रख सकते हैं वर्तनी सुधार। जैसा कि हम देख सकते हैं कि एक विद्यालय में अंग्रेजी या हिंदी, इनसे संबंधित कई बच्चे जो हैं वो त्रुटियां करते हैं, वर्तनी संबंधित अशुद्धियां करते हैं। इन अशुद्धियों को हम देखते हैं कि उच्च कक्षाओं में भी वे बच्चे जब आ जाते हैं तो गलत ढंग से ही लिख पाते हैं, गलत ढंग से ही उच्चारण करते हैं।
तो इन सभी कारणों का पता लगाना और उसका निवारण करना, वो भी हम एक लक्ष्य के रूप में ले सकते हैं। चौथा जो लक्ष्य है, शैक्षिक लक्ष्य, वो हम ले सकते हैं दक्षता आधारित आरकेएसएमबी, दक्षता आधारित आकलन और आरकेएसएमबी के अर्थात राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, जो कि अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है राजस्थान सरकार का। उसमें विद्यार्थियों का स्तर का उन्नयन करना और प्रत्येक शिक्षक को इसके बारे में एक टेक्नो फ्रेंडली बनाते हुए इस आरकेएसएमबी ऐप का यूज करते हुए उन बच्चों का मूल्यांकन करना, ये भी इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। एक लक्ष्य हम ले सकते हैं कक्षा शिक्षण का अवलोकन। संस्था प्रदान का चूंकि एक दायित्व है कि वो कक्षा का शिक्षण करे, कक्षा का शिक्षण का अवलोकन करे, ये भी एक लक्ष्य के रूप में ले सकते हैं कि प्रति माह वो कितने करेंगे। एक हम लक्ष्य ले सकते हैं कि जन सहयोग से शैक्षणिक व्यवस्था करना। इसके अलावा अभी जो कई पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार के चल रहे हैं, जैसे कि मिशन स्टार्ट, इसके बारे में भी हम लक्ष्य ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल आफ्टर स्कूल, यह भी हम एक शैक्षिक लक्ष्य के रूप में ले सकते हैं कि इसकी प्रगति प्रतिमा कितनी रही है और आगे भविष्य में हम इसको किस ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे और ये लक्ष्य हम 100% प्राप्त करें। ये सभी आप एक शैक्षिक लक्ष्य के रूप में चयन कर सकते हैं और इसको, जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि आप इसके लिए प्रभारी बनाते हैं या कोई समिति बनाते हैं या आप स्वयं इसकी निगरानी करते हैं, तो वो सभी का आप स्पष्ट उल्लेख करें। जैसे मैं अब चर्चा करने वाला हूं, जो हमने पहला लक्ष्य लिया, बोर्ड परीक्षाओं में जो स्तर है उसका उन्नयन करना, गुणात्मक उन्नयन करना, या हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम गुणवत्ता उन्नयन। इसके लिए हम क्या करें? एक हमने प्रभारी है, जो संस्था प्रधान हो सकते हैं, सभी विषय अध्यापक हो सकते हैं एवं शिक्षक, ये सभी मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मानक अपेक्षा क्या रहेगी आपके? मानक अपेक्षा है कि छात्रों का हम सतत मूल्यांकन करते हुए प्रभावी शिक्षण करवाकर उनकी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसे हम बेहतर करें, उसे हम गुणवत्तापूर्ण बनाएं, ये हमारा लक्ष्य हो। और इसके लिए हम क्या करें? प्रति सप्ताह मॉनिटरिंग करें। फिर है परीक्षा परिणाम उन्नयन कर बोर्ड शिक्षा परिणाम को 100% तक रखना, यह भी हमारा एक शैक्षिक लक्ष्य है। प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक पर्यवेक्षण करके सुधारात्मक सम्मेलन देना, इसके लिए प्रभावी कार्य किए जाने चाहिए। मानवीय संसाधनों की कमी को दूर करना। अब है क्रियान्विति के चरण। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी विषय अध्यापकों को ये निर्देश देंगे कि हमें हमारा बोर्ड का रिजल्ट या सभी कक्षाओं का जो अधिगम स्तर है उसको उच्च बनाने के लिए क्या करना है। तो यहाँ पर आपने उनको निर्देश दिया कि सभी विषय अध्यापक अपने पढ़ाए जाने वाले पाठ को इकाई में और उप इकाई में लिख करके उसकी योजना बना करके शिक्षण कार्य सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो प्रभारी है वो विषय अध्यापक हो जाएगा। समय आपने दिया उसको कि आपने जो इकाई या इसकी जो योजना बनाई है वो 7 दिन में आप प्रस्तुत करेंगे। अर्थात यदि विद्यालय मई में प्रारंभ होते हैं तो यहाँ पर आप मई का लक्ष्य रखेंगे। यदि जुलाई में है तो वो 7 दिन का या 7 जुलाई तक आप उसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप वार्षिक योजना बना करके इकाई वार, उप इकाई वार वो संस्था प्रधान के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि हम पूरे वर्ष में किस प्रकार पढ़ाएंगे किस विषय को। दूसरा है प्रभावी शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री का शिक्षण में उपयोग। तो ये कार्य कौन करेंगे? ये कार्य करेंगे विषय अध्यापक। तो विषय अध्यापकों को आप ये लक्ष्य देंगे कि आपको प्रभावी शिक्षण विधियों का उपयोग करके और सहायक शिक्षण सामग्री अर्थात टीएलएम का उपयोग करते हुए शिक्षण करवाना है। ये कार्य जो है ये कब तक चलेगा? सत्र पर्यंत चलेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है वो सत्र पर्यंत है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर कब तक पूर्ण होना है? फरवरी में। फिर है प्रथम सामयिक जांच के बाद कमजोर छात्रों की सूची तैयार करना। यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट निर्देश देंगे कि जैसे ही प्रथम परख समाप्त होता है उसके जो परिणाम आते हैं उसके आधार पर आप ये छांट लें कि विद्यालय में औसत विद्यार्थी कितने हैं, बिहाइंड ग्रेड कितने हैं और प्रतिभावान कितने हैं। ये एक विषय अध्यापक का कार्य होगा। उसका भी एक लक्ष्य है कि ऐसे कमजोर या प्रतिभावान बच्चों की पहचान करना।
कमजोर छात्रों के लिए क्या आप उनका स्तर उन्नयन के लिए करेंगे? जो शैक्षणिक रूप से यदि अप टू द मार्क नहीं आए, उनके लिए क्या योजना है? तो कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षाएँ लेकर के उनके स्तर के अनुसार शिक्षण करवाना, ये भी किसका कार्य है? विषय अध्यापक का कार्य है। 30 दिन का समय उसे दें, अर्थात अर्धवार्षिक के बाद में आप उनके लिए ऐसे बेहतर प्रयास करें, ताकि वे अपना जो शैक्षणिक स्तर है, वो सुधार सकें। गुणवत्ता सुधार हेतु मेधावी, कमजोर छात्रों के स्तर अनुसार शिक्षण करवाना। यदि आपको लगता है कि ऐसे बच्चे हैं जो मेरिटोरियस हैं, तो उनके लिए आप अलग व्यवस्था कर सकते हैं। यदि कोई बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो आप उनके लिए अलग व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण सिलेबस याद नहीं हो पाएगा, तो आपको उनको ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न याद करवाने पड़ेंगे। ये सारे कार्य विषय अध्यापक के द्वारा किए जाने चाहिए। तो यदि उसने ऐसे विद्यार्थियों को छाँट लिया है, तो एक विषय अध्यापक एक योजना बना करके अपने कक्षा के मेधावी और कमजोर छात्रों को किस प्रकार उनका स्तर उन्नयन करना है, उसकी योजना बनाएगा और ये कार्य जो चलेगा, वो सत्र पर्यंत चलेगा। इसके अलावा नियमित कक्षाएँ लगे, यह भी एक संस्था प्रधान का दायित्व है और एक विषय अध्यापक का भी दायित्व है कि वह नियमित रूप से कक्षाएँ ले, छात्रों की समस्या का समाधान करे। ये सत्र पर्यंत हमने इस क्रियान्विति के चरण रखे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी आपने विषय अध्यापक ने नियमित कक्षाएँ लेना, छात्रों की समस्या का समाधान करना, ये जितने भी उन्होंने लक्ष्य को अर्जित करने के लिए यहाँ पर बिंदु लिखे हैं, उसका आपको मूल्यांकन भी करना है। उससे पहले आप किन साधनों के द्वारा इसे प्राप्त करेंगे, उसका भी उल्लेख यहाँ पर करना है। जैसे शिक्षण की विषयवार सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। तो ये सहायक सामग्री आपको संस्था प्रधान जो है वो उपलब्ध कराएँगे इन विषय अध्यापकों। ब्लैक बोर्ड है, संदर्भ पुस्तकों का प्रभावी उपयोग करें, ये एक विषय अध्यापक की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अपनी जो दैनंदिनी है उसमें वार्षिक है या दैनिक योजना हेतु विभाग पंचांग का उपयोग करेंगे। इस दैनिक जो डायरी है उसको संस्था प्रधान से प्राप्त करेंगे। ऐसी जो भी शैक्षिक लक्ष्य के आधार पर जो योजना बनी पहला उसका मूल्यांकन करना है। जैसा पहला बिंदु है कि इकाई योजनाओं का संस्था प्रधान के द्वारा मूल्यांकन जुलाई में किया जाएगा और उसके लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाएंगे। फिर है शिक्षण विधि का मूल्यांकन, विषय अध्यापक को आवश्यक निर्देश देना, यह भी एक संस्था प्रधान का दायित्व है कि क्या वह जो शिक्षण करवा रहा है, क्या वह सही विधि से करवा रहा है। यदि नहीं करा रहा है, तो आप उसको एक उचित सम्मेलन प्रदान करते हुए सही दिशा दिखाएँगे कि ये जो आपके द्वारा पढ़ाई जा रही तरीका है, उसको आपको ये सही करते हुए इस तरह से आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्था प्रधान का दायित्व है। फिर है कमजोर छात्रों का विषय अध्यापक एवं संस्था प्रधान सतत मूल्यांकन करते रहेंगे। जैसा आपके पास डेटा आएँगे कि इस कक्षा के इतने परसेंट विद्यार्थी हैं जो 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं, बिहाइंड ग्रेड है, तो इसकी सूचना आपके पास रहेगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि मूल्यांकन के ये जो बिंदु है, इनके ऊपर आप एक दृष्टि डालें, जिसमें आप देखेंगे कि इकाई योजना संस्था प्रधान के द्वारा मूल्यांकन की जानी चाहिए, शिक्षण विधि का मूल्यांकन, विषय अध्यापक को आवश्यक निर्देश देना, ये आप सभी बिंदु पढ़ें। इसके बाद में ये लक्ष्य पूर्ण होगा मूल्यांकन के पश्चात। फिर जब हम अगला जो लक्ष्य लेंगे, उसके अंतर्गत क्या है? लक्ष्य संख्या 2 अध्यापकों की दैनिक डायरी का संधारण करना, नियमित संधारण करना, इस लक्ष्य का चयन हमने किया। हम अक्सर देखते हैं कि जब कभी हम विद्यालय में विज़िट करते हैं, हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि हमने आज दैनिक डायरी नहीं भरी। तो ये एक संस्था प्रधान का उत्तरदायित्व है कि वे सभी ऐसे शिक्षकों से प्रतिदिन डायरी का संधारण कराएँ। डायरी का संधारण करने का भी जो नियम है, वो मैं आपको बता दूँ। कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो पाक्षिक योजना है एसआईक्यू के अंतर्गत, वह बनाई जानी चाहिए और उसके बाद की जो कक्षाएँ हैं 6 से 12 तक, वहाँ पर दैनिक पाठ योजना का निर्माण करते हुए ऐसे शिक्षण कार्य करवाना सुनिश्चित करना है। ये एक संस्था प्रधान का उत्तरदायित्व है। कई स्थानों पर हम देखते हैं कि वहाँ केवल दैनिक पाठ योजना ही बनाई गई है। कक्षा 1 से 5 तक ऐसी दैनिक पाठ योजनाओं के स्थान पर आपको पाक्षिक
योजनाएं ही बनाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपने जो लक्ष्य लिया, उसके जो प्रभारी हैं, वो प्रभारी बनाएँ। अभी विद्यालयों में उप प्राचार्य आएँगे, वो इसका संस्था प्रधान अगर हैं, यदि वे नहीं हैं, तो उप प्राचार्य को आप इसका डायरी संधारण का जो कार्य है, वो उनका है, उनका जॉब चार्ट में है, तो ये कार्य आप उन्हें दे सकते हैं। सभी विषय के अध्यापक एवं शिक्षक मिलकर के इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। अपेक्षा क्या रहती है? हमारी मानक अपेक्षा क्या है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कक्षावार हमें वार्षिक योजना बना करके जो दैनिक डायरी है उसका संधारण करना और शिक्षण बिंदुओं को विस्तार से लिखने को प्रेरित करना। कई बार हम देखते हैं कि पाठ संख्या 1 को पढ़ाया गया, लेकिन पाठ संख्या 1 के हमें शिक्षण बिंदु वहाँ पर लिखे जाने चाहिए। मान लीजिए कि आप विज्ञान की किसी कक्षा में हैं, तो वहाँ पर पाठ संख्या 4 का केवल नाम नहीं लिखा गया हो, उस पाठ संख्या के नाम के साथ में वो जो 4 बिंदु हैं, मान लीजिए वहाँ पर एक रसायन से संबंधित है, तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा कौन-सी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन है, वियोजन है, ऊर्ध्वपातन है, इन सब अभिक्रियाओं का नाम और उसका समीकरण बताना, ये सभी शिक्षण बिंदु के रूप में उचित रूप से लिखे गए हों, तब जाकर के वो शिक्षण बिंदु मान्य होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कई शिक्षक जो हैं वो ऐसा शॉर्टकट में लिख लेते हैं। तो एक संस्था प्रधान का दायित्व है, वह ऐसी मॉनिटरिंग करे और उन्हें उचित शिक्षण बिंदु लिखने के लिए प्रेरित करे। अब यहाँ पर इससे संबंधित जो लक्ष्य है, उसका संधारण का कार्य किस प्रकार किया जाना है, जैसा कि हम देखेंगे कि प्रत्येक ऐसी जो डायरी है, वो संस्था प्रधान से प्राप्त करेंगे और सभी विषय अध्यापक 5 दिन के अंतर्गत 5 दिन के अंदर-अंदर ऐसी डायरी बना करके संस्था प्रधान को देंगे, जिसमें वे पहले तो वार्षिक योजना के बारे में लिखेंगे, सभी इकाई और उप इकाई की पूरी योजना उसमें लिखी जाएगी। वार्षिक योजना बना करके उस दैनिक डायरी में लिखना सभी विषयाध्यापक करेंगे। फिर है दैनिक जो पाठ योजना है उसको नियमित भरना, उसमें शिक्षण जो बिंदु है, कौन-सी विधि से आप पढ़ाएँगे, उसको विस्तार से वहाँ पर जगह देते हुए लिखना और ये सभी विषय अध्यापकों का कार्य है जो कि कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक पढ़ा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया 1 से 5 तक पाक्षिक योजना के अंतर्गत आपको बताना है कि आकलन की योजना किस प्रकार है, बिहाइंड ग्रेड बच्चों के लिए आप क्या पढ़ाएँगे, किस प्रकार की योजना है जिसे हम समूह 1 और समूह 2 कहते हैं, उनके लिए आपकी क्या योजना है, वो सभी उस डायरी में नियमित रूप से लिखी जाएगी। प्रत्येक पाक्षिक योजना का आकलन करना भी एक संस्था प्रधान का दायित्व है कि 15 दिन के बाद में जो पाठ योजना आपके समक्ष उस विषय अध्यापक ने प्रस्तुत की है, क्या वह उनको लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हुआ है या उसने वो लक्ष्य अर्जित नहीं किया है। तो आपकी एक टिप्पणी वहाँ पर होनी चाहिए कि यह लक्ष्य पूर्ण हुआ है, यदि नहीं हुआ है तो आप अपना अभिमत वहाँ पर लिखेंगे। ये उस पाक्षिक योजना में नीचे एक कमेंट के लिए एक स्थान होता है, वहाँ पर आप अपना कमेंट अवश्य रूप से लिखें। फिर है आपके समक्ष वे कमज़ोर और मेधावी जो छात्र हैं, उनकी सूची आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसे प्रारूप में उतार लेना, आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि हमारे विद्यालय में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो बहुत अधिक कमज़ोर है या मेधावी हैं, उनके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे जितने भी लक्ष्य हैं आपको जैसे मैंने पूर्व में बिंदु बताए, इन सभी बिंदुओं के तहत उनका पूरा वर्णन करते हुए अंत तक मूल्यांकन करना है। अगला मान लीजिए आपने एक शैक्षिक लक्ष्य लिया कि वर्तनी सुधार। वर्तनी सुधार अर्थात अंग्रेजी और हिंदी विषय में वर्तनी सुधार का जो एक लक्ष्य है उसका चयन किया गया। हम देखते हैं कि अधिकांश विद्यालयों में जो विद्यार्थी हैं वो कई ऐसे शब्द हैं जिसको वो सही तरह से उच्चारण नहीं कर पाते। यदि वो उच्चारण गलत करते हैं तो वो लिखते भी गलत ही हैं। तो यहाँ पर उनकी वर्तनी संबंधी बहुत सी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। उन सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए आप इस लक्ष्य को ले सकते हैं। तो हमारा जो ये लक्ष्य लिया हमने, इसके उन्नयन के लिए हम क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले एक प्रभारी नियुक्त करेंगे। उसमें उनके सहयोगी शिक्षकों के नाम आप लिखेंगे। आपकी अपेक्षा क्या रहेगी? अपेक्षा है कि अधिकतर बालक-बालिकाओं की भाषा संबंधी एवं त्रुटि रहित बनाने में सुधार करवाना, ये हमारी मानक अपेक्षा है।
हमारी वर्तमान स्थिति क्या है? हम देखते हैं कि अधिकांश जो बालक-बालिकाएँ हैं, वो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं और उनके लिखने में ऐसी त्रुटियाँ बहुत सी पाई जाती है, तो हमें इन त्रुटियों को कम करते हुए न्यूनतम तक ले जाना है। हमारा जो लक्ष्य है वो है बालक-बालिकाओं के हिंदी और अंग्रेजी विषय में वर्तनी संबंधी त्रुटियों को दूर करने का लक्ष्य 100% तक प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फिर अगला है क्रियान्विति के हम क्या चरण करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी विषय में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का सुधार करवाना, हिंदी विषय में बालक को मात्राओं की जानकारी देना, अंग्रेजी विषय में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का सुधार करवाना, अंग्रेजी विषय में भाषा की जानकारी देना। ये आप इन चरणों को इस रूप में लिख देंगे। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि ये आपको कितने माह में आप पूर्ण करवाएँगे किसी कक्षा को। तो मान लीजिए आपने एक लक्ष्य लिया 2 माह का, तो वहाँ पर आपने लिख दी अवधि 2 माह, इसका प्रभारी आपने यहाँ लिख दिया। फिर प्रत्येक माह या प्रत्येक 2 माह के बाद इसकी समीक्षा करेंगे, कितने प्रतिशत तक आप इनको हल कर पाए या कितने प्रतिशत लक्ष्य तक आप पहुँच पाए, वो सब इसके अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा। तो ये इसके क्रियान्विति के मुख्य रूप से चरण हो गए। एक आप लक्ष्य अभी वर्तमान जो फ्लैगशिप योजना है राजस्थान सरकार की, जिसमें दक्षता आधारित आकलन और आरकेएसएमबीके में विद्यार्थियों का स्तर उन्नयन। इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसमें हम कक्षा कक्ष में दक्षता आधारित शिक्षण के उपरांत कक्षा 3 से 8 के जो विद्यार्थी हैं, उनकी दक्षता प्राप्ति के लिए उनका आकलन करके और आगे के कार्यक्रम संचालन हेतु हम जो आकलन करवाते हैं, उसको हम शत प्रतिशत तक करें। क्योंकि आज ही एक डायरेक्टर साहब का एक आदेश आया है जिसमें ऐसे जो आरकेएसएमबी से रिलेटेड जो भी प्रभारी हैं उनको ऑनलाइन करके और विषय अध्यापकों की मैपिंग करके उन्हें शाला दर्पण पर शो करना है। तो मुख्य रूप से कौन-कौन से आकलन हैं, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे कि बेसलाइन आकलन। तो बेसलाइन आकलन हम करते हैं कि जैसे ही प्रथम चरण जो है रेमेडिएशन जो कार्यक्रम है, इसके प्रथम चरण में हम बेसलाइन आकलन करते हैं, जिसमें हम वर्कबुक या वर्कशीट के माध्यम से इसकी शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम ये जाँच लेते हैं कि जिस कक्षा में उस विद्यार्थी को प्रवेश दिया गया है, क्या वह उस कक्षा के स्तर का है या उसके बिहाइंड ग्रेड का है, उससे उसका जो आकलन है वो इस बेसलाइन आकलन के माध्यम से हम कर पाते हैं। और इस बेसलाइन आकलन का हमें शाला दर्पण पर और वर्कबुक में भी संधारण करना है और इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर की जानी चाहिए। यहाँ पर एक और उल्लेखित है कि जिन विद्यालय में वर्कबुक्स उपलब्ध नहीं हो पाई, उनके संस्था प्रधान शिक्षकों को पूर्व उल्लेखित समसा पोर्टल पर या शाला दर्पण पर या आरकेएसएमबी का जो ऐप है, वहाँ से बेसलाइन आकलन शीट डाउनलोड करवा करके उपलब्ध करवाएँगे। तो ये भी हम लक्ष्य ले सकते हैं कि हम बेसलाइन जो आकलन है, उसका 100% तक इस माह तक हम पूर्ण कर लेंगे। उसके बाद में आता है रचनात्मक आकलन। ये रचनात्मक आकलन क्या है? तो हम देख सकते हैं कि विद्यार्थी जो है पूरे सप्ताह में जो भी विषय जैसे वो गणित है, अंग्रेजी है और हिंदी है, इस विषय का अध्ययन करते समय जो भी वो इन 5-6 दिनों में पढ़ता है, उसके बाद में उसने कितना ज्ञान उनसे संबंधित अर्जित किया है, उसको जाँचने के लिए आकलन किया जाता है कि क्या वह जो सीख रहा है, वो पूर्ण तरह से सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है। उसके जाँचने के लिए एक आकलन किया जाता है, जो है रचनात्मक आकलन के रूप में उसका नाम दिया जाता है, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन की उपलब्धि के समयबद्ध आकलन हेतु 4-5 वर्कशीट को पूरा करने के बाद में एक आकलन या जिसे हम रचनात्मक आकलन है वो करना होता है। उसका भी हम 100% तक लक्ष्य लें कि हम बच्चों के रचनात्मक आकलन को इस समय अवधि में पूर्ण कर लेंगे। और इसका भी हम रिकॉर्ड जो है वो इसकी ऑनलाइन डेटा नहीं है, लेकिन इसका रिकॉर्ड संधारण करके हम रख सकते हैं कि हमने इस सप्ताह में इतने आकलन या इतने रचनात्मक आकलन किए हैं। फिर है योगात्मक आकलन, जिसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसमें शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही है, इसका ज्ञान करने के लिए
अर्थात त्रैमासिक रूप से उस बच्चे का जो उसने सीखा है उसका इवैल्यूएशन करना होता है, जिसे हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। और इसमें शिविरा पंचांग में इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए 3 दक्षता आधारित आरकेएसएमबी के आकलन किए जाएँगे। कक्षा 5 और 8 के लिए 2 दक्षता आधारित आरकेएसएमबी के आकलन ही किए जाने हैं। तो इनका भी हम आरकेएसएमबी के जो पोर्टल है, उसका 100% लक्ष्य प्राप्त करना, इसको भी हम एक लक्ष्य के रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर एक है योगात्मक आकलन। जब हम करते हैं तो हमें 2 ग्रेड मिलती है, बिहाइंड ग्रेड और एट ग्रेड। बिहाइंड ग्रेड वो बच्चे होते हैं जो 50% से कम अंक प्राप्त करते हैं, और जो एट ग्रेड है वो 50 से ऊपर वाले परसेंटेज प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाग ए में जो बिहाइंड ग्रेड है, इसमें 15 से 20 जो प्रश्न है वो विभाग उपलब्ध करवाता है, और इसमें जो शिक्षक है उसको स्कैन करेगा, और उस फोटो जो स्कैन की जाएगी उससे वो ऑटोमेटिक उसके अंक जो है वो जनरेट हो जाएंगे शाला दर्पण के इस ऐप पे। तो यहाँ पर हमें उन शिक्षकों को भी टेक्नो फ्रेंडली बनाना है कि आपको एक सही तरीके से उस जो उसने असेसमेंट लिखा है उसका चित्र सही लेकर के उस पे अपलोड करना है। भाग बी में ग्रेड स्तरीय दक्षताओं पर आधारित प्रश्न होंगे, इसकी शाला दर्पण पर एंट्री की जानी। तो ये भी हम लक्ष्य लेकर के चल सकते हैं। ये आरकेएसएमबी के जो कक्षा कक्षीय प्रक्रिया है, उसमें 4 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, उसका पालन किया जाता है। जैसे कि दक्षता आधारित, गतिविधि आधारित शिक्षण कराएं। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से बच्चों को अभी जो नया कंसेप्ट है एबीएल, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण करवाएं, और उसका भी हम एक लक्ष्य के रूप में ले सकते हैं कि हम बच्चों को कितने गतिविधि आधारित शिक्षण करवा पा रहे हैं, उसका हम लक्ष्य ले सकते हैं, और त्रैमासिक लक्ष्य के रूप में उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने जो लक्ष्य लिया क्या हम उसमें सफल हुए। और अधिक से अधिक जो वर्क बुक्स है उसका उपयोग, और उसको भी आप जांचें क्या उस वर्क बुक में शिक्षक ने सही टिप्पणी की है, या उसने केवल राइट लगा करके छोड़ दिया है। क्या उसने उन गलतियों को जांचा है, क्या उस गलतियों के बारे में बच्चे को अवगत कराया है, या उसका सुधार कार्य करवाया है। ये सभी एक संस्था प्रदान एक अ, लक्ष्य के रूप में निर्धारण कर सकते हैं। नियमित कार्य पुस्तिका की जांच, जैसा कि संबलन ऐप में भी स्पष्ट निर्देश है कि जो भी होमवर्क दिया जाए वो 2 दिन में जांच लिया जाए। जो भी वर्कशीट उन बच्चों को दी जाए वो 2 दिन में जांच ली जाए। तो एक संस्था प्रधान भी इस प्रकार का एक मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करे, जिसमें वह या जिसे उन्होंने इंचार्ज बनाया, चाहे वो उप प्राचार्य है, उसे ये निर्देशित करे कि आप सभी जितने भी कक्षा अध्यापक हैं उनसे यह जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कहें कि जो भी आप गृह कार्य दे रहे हैं उसे 2 दिन में ही चेक कर लें। तो यहाँ पर है नियमित कार्य पुस्तिका की जांच और विद्यार्थी का फीडबैक, उसके द्वारा जो भी गलतियां की जाती है उसे तुरंत सुधार करके उसको उन गलतियों के बारे में बताया। ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिसमें बच्चे को तुरंत अपनी गलती के बारे में पता चल जाता है, तो भविष्य में वो गलती नहीं दोहराता है। तो इसके माध्यम से भी उसके स्तर का स्वयं उन्नयन हो जाता है। अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो शुरू में भी मैंने बताया कि अभी जो एक फ्लैगशिप योजना है राजस्थान सरकार की, वो है मिशन स्टार्ट। इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि 5 सितंबर 2023 को विभाग में ये एक फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू हुआ, और यहाँ पर उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखा गया है जहाँ पर पढ़ाने के लिए विषय अध्यापक नहीं है। तो वहाँ पर शिक्षा विभाग की जो योजना के अंतर्गत ऐसे स्थान जहाँ पर या तो शिक्षकों के पद रिक्त हैं या विषय अध्यापक किसी कारण से नहीं है, तो वहाँ पर मिशन स्टार्ट के माध्यम से वहाँ पर शिक्षण कार्य करवाया जाना है। तो इसको भी हम एक लक्ष्य के रूप में ले सकते हैं कि कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 इन ऐसे जो विद्यार्थी हैं जहाँ पर पद रिक्त हैं शिक्षकों के, वहाँ पर मिशन स्टार्ट के अंतर्गत हम उन्हें डिजिटल कंटेंट उपलब्ध करवाएँगे, जो कि
हार्ड डिस्क में दिया जाता है, वहाँ पर यदि उनके पास कंप्यूटर है, तो उन बच्चों को एक कालांशवार सूची बना करके उनका नियमित रूप से उनको वो कंटेंट दिखाया जाए, जिससे उस विषय के बारे में उनके जो भी समस्याएँ हैं, वो उन वीडियोज़ को देखने से दूर हो सकेंगी और एक अध्यापक की जो कमी है उस विद्यालय में, उसकी वो पूर्ति वीडियो कंटेंट कर सकेंगे। इसका भी हम लक्ष्य ले सकते हैं। यदि आपके पास ऐसे कंप्यूटर नहीं है, तो इसका आप लक्ष्य लें कि हम इस सत्र में इत इस त्रैमासिक में या इस अर्धवार्षिक योजना तक उन सभी कंप्यूटरों को भामाशाहों के माध्यम से या अन्य माध्यम से क्रय कर लेंगे और इन बच्चों को हम ऐसे कंटेंट जो मिशन स्टार्ट के तहत आते हैं, उन्हें हम अवश्य दिखाएँगे। तो यह भी एक संस्था प्रदान लक्ष्य के रूप में ले सकते हैं। तो इसका उद्देश्य जैसे हम सभी को पता है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बता दिया कि ऐसे विद्यालय जहाँ पर 9 से 12 में शिक्षक नहीं हैं, उनके लिए लिया जाना है। तो उसके लिए क्या-क्या आवश्यक है? मुख्य रूप से कई जगहों पर टीवी पैनल भी है, लेकिन लैब क्रियाशील नहीं है। तो वहाँ पर आप लैब को क्रियाशील करें। स्मार्ट टीवी है, प्रोजेक्टर है, इंटरैक्टिव पैनल है। इसका आकलन करके डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग करके उन विद्यार्थियों को शिक्षण कराएँ। उस डिजिटल जो वीडियोज़ हैं उसके माध्यम से हार्ड डिस्क में वो दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं और उन बच्चों को वो समय पर समयबद्ध समय सारणी के अनुसार दिखाते हुए उनका शैक्षणिक स्तर का आप उन्नयन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई और अन्य शैक्षिक लक्ष्य भी ले सकते हैं, जैसा कि है विद्यालय का नामांकन। हालाँकि ये एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, विद्यालय का जो नामांकन है, वह किस प्रकार बढ़ाया जाए और माननीय निदेशक महोदय ने भी इस नामांकन बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया है, तो आप इसे भी मुख्य लक्ष्य के रूप में ले सकते हैं। इसके विद्यालय की जो योजना है, इसमें आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपके परिक्षेत्र में जो आपका पीओ क्षेत्र है या जो यूसीओ क्षेत्र है, उसमें नामांकित बच्चे की वर्तमान स्थिति क्या है? आपका लक्ष्य कितना है? 50% तक आप उसकी संख्या बढ़ाएँ। समयावधि जिसमें वह लक्ष्य आप पूर्ण कर लेंगे, पूर्ण करने हेतु आपकी क्या योजना है? उत्तरदायित्व इस करने के लिए आप किसको देंगे? प्रति कक्षा के जो संख्या बढ़ाने के लिए आप नामांकन बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदारी या विषय अध्यापकों को या कक्षा अध्यापकों को या समस्त शिक्षकों को दे सकते हैं। और 31 अक्टूबर अर्थात 3-3 महीने में आप इसकी प्रगति रिपोर्ट की जाँच करें। तो यहाँ पर आपके परिक्षेत्र से नामांकित बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं, 14 से 18 वर्ष के कितने हैं, परिक्षेत्र में ड्रॉप आउट हुए बच्चे कितने हैं। इसके ऊपर भी फ़ोकस रहता है कि विद्यालय में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को न्यूनतम करना, इसको भी हम एक लक्ष्य के रूप में ले सकते हैं। विद्यार्थी अटेंडेंस हमेशा अटेंडेंस जो है वो 100% तक रहे, ऐसा भी लक्ष्य हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं जैसा कि यदि वहाँ पर कुछ पद रिक्त हैं, उसके लिए भी आप यहाँ पर योजना बना सकते हैं। जैसे कि संस्था प्रदान स्वीकृत पद है, उसका पद रिक्त है। फिर है शिक्षक, कितने पद हैं, रिक्त पद कितने हैं, ये पद कब तक भर दिए जाएँगे, ये सारा जो है पूर्ण करने की योजना है। तो अभी ऐसे जितने भी जहाँ पर शिक्षकों की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए इसका मिशन स्टार्ट जो है, उसका 9 से 12वीं कक्षा तक के लिए हमने पूर्व में भी जानकारी दी है। तो ऐसे आप इसमें लक्ष्यों को सम्मिलित कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आप त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, यदि आपने उसको पूर्ण कर लिया है, तो आप उसका ग्रीन मार्क से यहाँ पर उल्लेख करें, यदि आपने योजना के अनुसार कार्य चल रहा है, प्रगति पर है, तो उसको येलो से करें और यदि विलंबित है या अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो उसे रेड मार्क से यहाँ पर आप उल्लेखित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप नामांकन का जो लक्ष्य है या किसी भी जो भी आपने लक्ष्य लिया है, उसको आप इन 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। अन्य और लक्ष्य है, उपस्थिति का लक्ष्य आप ले सकते हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति 100% करना। कई विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम रहती है, तो वहाँ पर एक संस्था प्रदान सेम जैसा कि हमने पूर्व में जितने भी लक्ष्य बताए, उसके अनुसार इस लक्ष्य का चयन कर सकते हैं। एक अन्य लक्ष्य है कि विज्ञान, गणित किट का उपयोग करना। इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। लक्ष्य लेकर के इस
किट के माध्यम से उनके गणित और विज्ञान विषय में उनके स्तर का उन्नयन कर सकते हैं। एक और है नेशनल अचीवमेंट सर्वे में उनका प्रदर्शन कितना अच्छा रहे बच्चों के लिए, ये भी आप एक लक्ष्य के रूप में रह सकते हैं। एनआईएस में जो हम प्रदर्शन की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत से लक्ष्य लेकर के आप विद्यालय का जो शैक्षिक लक्ष्य का जो खंड है, उसको पूर्ण कर पाएँगे। तो यहाँ पर आज हमने इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि एक संस्था प्रधान को कौन-कौन से लक्ष्यों को लेकर के विद्यालय विकास की योजना बनानी है। मैंने आपके समक्ष प्रथम जो खंड है, शैक्षिक योजना कैसे बनाई जाए, उसके बारे में चर्चा की। आगे के सत्रों में आप देखेंगे, इसके सह शैक्षिक लक्ष्य की योजना किस प्रकार बनाई जाए और उसके पश्चात आप देखेंगे कि भौतिक जो क्षेत्र है, उसकी योजना किस प्रकार बनाई जाए। धन्यवाद।